बेवकूफ़ी है मोदी की। ही डिड नॉट नीड टू बी डूइंग समथिंग लाइक दिस। इतनी बड़ी स्टुपिडिटी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। चले हमारी वाली को झड़प कहना है या जंग कहना कह लीजिए, पाकिस्तान इंडिया वाली, इसराइल वाला मामला और फिर रशिया वाला, यूक्रेन वाला। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की पिछली 2-2.5 दहाइयों की जो सियासत है वो नफरत पे घूम रही है। अगर वो चुप करके ही बैठे रहे तो मार पड़ेगी। एक चीज़ ये होती है कि आपने ना अगले को दीवार के साथ लगाया हुआ है, लेकिन आप उसको ना खत्म नहीं कर रहे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? बहुत मुश्किल सा। आप दुनिया में नई मजीद जंगें देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ। ट्रंप ने कहा मैं आते साल पहले दिन यूक्रेन रशिया बंद करा दूंगा। 200 दिन होने वाला नहीं करा अभी तक सकते। नहीं हो सकता। सोच भी नहीं सकते थे अगर ट्रंप की जगह कोई भी और प्रेसिडेंट होता और वो इनकी टेरिटरी के ऊपर आके अलास्का में आके इनसे मिला है, बेस के ऊपर आके मिला है। जो ऑन द अदर हैंड रशिया हैज पुटिन हैज प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक। इंडिया इससे 0.1% तेल लेता था। इंडिया ने इनसे 0.1% की बजाय 40% तेल लेना शुरू कर दिया। 40% कहाँ और 0.1 कहाँ? ये पाबंदी के बाद जी। फलस्तीन और इसराइल है, आपको लगता है कि ये सेटल हो जाएगा, परमानेंट इशू ये नहीं होगा? पैलेस्टीनियन की अपनी एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, वो खुद लॉयल नहीं है। मुझे ये लगता है हमास वाले अपने टुक तक लगाई रखते हैं। अभी जाके अभी ये जो उन्होंने किया इसकी क्या तुकबंदी थी कि तुमने जाके उनके ऊपर हमला कर दिया, वो लोग उठा लिए, उनके बंदे मार दिए। उसके बाद तुम्हारे लाखों बंदे मरते रहे, तुम कहाँ थे? तुमने वो किया क्यों अगर तुम इनको डिफेंड नहीं कर सकते थे? बहुत से क्रिश्चियंस हैं जो ज़ायनिस्ट जो ये समझते हैं कि अगर हमने सफल होना है तो हमें इसराइल की इताअत करनी चाहिए क्योंकि ये ग्रेटर इसराइल बनेगा। तो आपको लगता है कि ग्रेटर इसराइल को बहुत करीब है? लेकिन वो जो इशारे हैं ना वो सारे उस तरफ को जा रहे हैं। रेड हाइफर उन्होंने वहाँ से 5 गायें अमेरिका से मंगवाई। सुर्ख गाय की कुर्बानी हिस्ट्री में 10 कुर्बानियां हैं जो हुई हैं, ये 10वीं होगी, इससे पहले 9 हुई हैं। अमेरिका में जो कानून पास हुआ है 5.5 करोड़ अमेरिकन वीजा होल्डर्स, आपने कोई एक सोशल मीडिया की पोस्ट गलत लगाई, आपसे कोई एक गलत काम हो गया, आप अपना स्टे ओवर स्टे कर गए वीजे का, हम आपको फौरन आपका वीजा कैंसिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूखड़ा शो में खुश आमदीद। आज हमारे जो दोस्त हैं, हम इनकी वीडियो से बड़े मुतासिर और डेफिनेटली आपने भी इनको देखा होगा, डॉक्टर नासिर बेग साहब। आप हिस्टोरियन भी हैं, आलमी अमूर पे आपकी बड़ी ज़बरदस्त नज़र है, गहरी नज़र है, और पेशे के लिहाज से तो इंजीनियर है। ये बड़ी दिलचस्प इनकी कहानी, इनकी ज़िंदगी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। बेग साहब, ये तो आपने मुझे हैरान कर दिया। मैं आपकी वीडियोज़ देखता था तो मैंने कहा यार ये बंदा ना 24 घंटे कहीं से ये लिटरेचर से ही आया है, हिस्ट्री से आया है ये वो। तो आपने ये धमाका किया कि मैं पेशे के एतबार से तो इंजीनियर हूँ, टेलीकॉम इंजीनियर। जी टेलीकॉम। कहाँ से आप पढ़े? मैं यूईटी से इंजीनियरिंग की। फिर मैंने काम करता रहा, फिर बीच में मैंने मास्टर्स किया, नस से किया, और फिर उसके बाद मैंने पीएचडी की, वो भी नस से ही की, और फिर नस में पढ़ाया भी कोई 7-8 साल। तो ये एक सफ़र है, जर्नी है। असल में मुझे बचपन में बड़ा शौक था, इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा शौक था। मैं जब एफएससी में था तो मैंने हॉल रोड वगैरह से वो किटें मिलती थी, तो वो खुद आप सोल्डरिंग आयरन से जोड़ के तो मैंने अपना एक एम्पलीफायर बनाया और साथ स्पीकर ये वो मुझे बड़ा शौक था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनूं, तो मैं बन गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वो भी मेरा बड़ा पैशन था, और उसमें बड़ा काम किया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो इंसान बदलता है। मैं फिर उर्दू अदब मैंने बहुत पढ़ा, लिटरेरी रीडिंग्स इस्लामाबाद में, कराची में बहुत से इवेंट्स किए जहाँ उर्दू अदब पढ़ते थे। मुझे था कि उर्दू ज़ुबान लोगों तक पहुँचनी चाहिए, अदब लोगों तक पहुँचना चाहिए, वो बहुत किया। फिर एक पटारी एक एप्लीकेशन किसी ज़माने में शुरू हुई थी, बिल्कुल। वहाँ पर मैंने कोई 200-250 अपनी ऑडियोज़ उनको डोनेट की कि आप ये उर्दू लिटरेचर की आप रख लें, हो सकता है कि यंग जनरेशन सुने तो उनको उर्दू से और उर्दू की लिटरेचर से थोड़ी सी आगाही हो जाए। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उस्ताद भी था और मुझे एक ही ख्वाहिश थी कि मैं बच्चों तक, ये जो नई यंग जनरेशन है उन तक ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको पहुंचाया जाए, बताया जाए। मेरे एक अपना तरीका है और मुझे बड़ा शौक भी था कि यार मेरी जो कम्युनिकेशन है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बस फिर कुछ एक हादसा भी था किसी जगह पर, मैं आ गया और फिर ये पॉडकास्ट शुरू कर दिए। एंड आई डिसाइडेड कि दिस इज़ द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई वांट टू डू, सो आई परसूड दैट। And international relations, international affairs, history, this has been my passion all my life. I've read about these things, followed them. तो मैं क्या तो बस अब आपका ओढ़ना बिछोड़ना यही है सब यही कुछ? है, बिल्कुल यानी यही है। आप साथ में कुछ और नहीं और कर नहीं रहे? कुछ कह रहा, चलो बिल्कुल। ज़बरदस्त। अब आपकी वीडियोस तो बड़ी ही दिलचस्प हैं, यानी अब ये हिस्ट्री लोगों के सामने रखना
ये ज़िम्मेदारी भी बड़ी मुश्किल है। बहुत बड़ी। कहीं पे कुछ कहीं पे भी आप झोल आया तो बिल्कुल, गए आप। गए, बिल्कुल। तो कितना क्या मुतालिया वो पुराना जो कर रहे थे वही काम आया? साथ में या एक वीडियो बनाते हुए कितना जानमारी कितनी करनी पड़ती है? अ, और वही इस तरह है कि अ, एक वीडियो बनाने में मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर कोई टॉपिक है, हुँ, तो उसके बारे में जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं अवेलेबल, उन सबको देखा जाए। ठीक है। और मैं जितना न्यूट्रल और अनबायस्ड रह के वो स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, उतना अनबायस्ड होके मैं उसके ऊपर वो रिसर्च करके उसके बाद उसको मैं जॉट डाउन करता हूँ कि ये बातें मैंने करनी है। और इसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू ना रह जाए, ठीक है? जैसे मैं अगर मंसूर अल हलाज पे बना रहा हूँ, हुँ, तो कुछ लोग उसे काफिर कहते हैं, कुछ लोग उसे सूफी कहते हैं, और ऐसा नहीं कि आम लोग, बड़े-बड़े उलमा हैं, ठीक ठीक है। है? मतलब शेख फरीदुद्दीन अत्तार उनकी बहुत बड़ी बात करते हैं, जो थानवी हैं वो उनको बिल्कुल ही रब रबिश कर देते हैं। अब एक ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि मैं लोगों तक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू। सच्चाइयाँ पहुँचाऊँ, हुँ, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, और बताऊँ कि इस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी थी। और इनके बारे में ये जो सेट ऑफ सूफ़ीज़ या उलमा हैं, वो ये बात करते हैं, ये सेट ये बात करता है। इस हद तक भी बात होती है और यहाँ पर भी इस हद तक ये बात होती है। फ़ैसला आपने करना है। आप उनको सूफ़ी समझते हैं, आप उनको मुर्तद समझते हैं, जो भी समझते हैं, ये आपकी आप मर्ज़ी है। ठीक है। मेरा काम है आपको बताना मेरा कि भाई फैक्ट्स क्या हैं। आपको फैक्ट्स बता दूँ। दिस इज़ आई ट्राई टू टू मेंटेन दिस पाथ, कि मैं ये पाथ रखूँ जो कि मिडल वाला है। तो लोग तो 15, 16, 25 मिनट में आपकी वीडियोज़ देख लेते हैं। इसमें मेहनत कितनी लगती है? कितना अरसा आपको दरकार होता है? बाज़ वीडियोज़ पे तो हफ़्ते लग जाते हैं, बाज़ चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं, बाज़ चीज़ों के ऊपर दिन लग जाते हैं, बाज़ घंटों में भी हो जाती हैं, क्योंकि गूगल है, इंटरनेट है, एआई है, इतना कुछ है, तो अब चीज़ें थोड़ी-सी आसानी हो गई है। पहले मुश्किल होता था किताबें ढूँढना, कोई आपको रेफ़रेंस मटीरियल नहीं मिलता था, आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते थे। लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है, वो ये है कि आपको ये उस अब बहुत सी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है, लेकिन ये है कि यार उसको ये ठीक है। परखना कि ये ठीक है कि नहीं है, वो बहुत बड़ी हाँ, ज़िम्मेदारी बन गई है। क्योंकि पहले तो था कि यार ये बुक से लिया बुक आपने। से लिया है, आप ओके। उसका अब जो बताते थे, गूगल पे पड़ी वो कहाँ से आई? कहाँ से आई? पहले तो आप रेफ़रेंस देते थे, फलानी किताब फलाने ने लिखी हुई, सफ़ा नंबर फलाना, इस पे जाके देख लें जनाब, ये अगले ने तहकीक करके लिखा। अब ज़िम्मेदारी आपने उसको दे दी जिसकी किताब का रेफ़रेंस दे दिया। अब जब आप खुद बात कर रहे हैं, आपने गूगल से देखा है, आपने कहीं से कहा है, कुछ इकट्ठी की है चीज़, तो वो एट टाइम्स विदाउट रेफ़रेंस इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर उसको क्रॉस वेरीफ़ाई करने में ज़्यादा टाइम लग जाता वो अभी आपकी वीडियो एक दिलचस्प थी, वो जो जज साहब हैं बड़े मशहूर। है। क्या जी, नाम है उनका? फ्रैंक फ्रैंक कैप्रियो। कैप्रियो। जी, उनकी जी। वफ़ात हो गई। जी, जी, तो बात मुझे भी वो बड़े भले से लगते थे वीडियोज़ उनकी वो। आपका अपना तासुर बयान तो आपने किया। जी। लेकिन थोड़ा आज के हमारे माशरे की अगर बात करें, थोड़ा मुख्तलिफ नहीं है? अभी हम गपशप भी कर रहे थे हाँ, बिल्कुल कि एक ऐसा ऐसा जज जिससे मैं कभी नहीं मिला, ऐसी जिसने बात, पाकिस्तान के हवाले से कभी कोई फैसला नहीं किया। वैसा नहीं किया। तो हमें इस तरह का जज क्यों अच्छा लगने लग पड़ा? मुझे और आपको हमारे इतने पॉजिटिव जज़्बात क्यों हैं उनके लिए? मैं मैं इनको जज फ्रैंक कैप्रियो को काफ़ी फ़ॉलो करता था, और हुँ, भला इसलिए लगता था जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि एक शख़्स जो अ, इंसाफ़ की कुर्सी पे बिराजमान है, एक तो शायद ये कि हमने अपने मुआशरे में इस तरह का अदल इंसाफ़ होते नहीं देखा, पहली हुँ। बात तो ये है, तो एक ख़्वाहिश होती है। अब देखते हैं तो पहले तो आप मरूम हो जाते हैं कि यार, ये बंदा किस अच्छा, तरीके से इंसाफ़ कर रहा है। और ऐसा भी होता और है? उसकी जो पर्सनैलिटी है कि उसमें कोई ये नहीं है कि वो अगले को कहे कि तुमने मुझसे इस तरह बात क्यों की है, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, ये है, वो है। कुछ उसमें फूफा नहीं है, कुछ उसमें ऐसी अकड़ नहीं है, तकब्बुर नहीं है। ना वो अपनी अदालत से किसी को निकालता है, एक्सक्यूज़ मी सर। ना वो अपनी अदालत ना से किसी को किसी को निकालता है। निकालता है, ना कोई कंटेम्प्ट है। लोग आके बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अपने दिल की बातें करते हैं, आके रोने लग जाते हैं, ऐसे जैसे आप अपने किसी पुराने दोस्त के पास आ रहे हैं। हुँ, और लोग आके शुक्र अदा करते हैं कि मैं तुम्हारी अदालत में आया हूँ। क्या बात! देखिए, ये एक इतनी बड़ी क्वालिटी है। वो और कोई बात ये है कि वो कहते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ लोग ये चीज़ समझते नहीं हैं कि जो ताकत आपको मिली है, उसका हिसाब होना है। असल ताकत तो ऊपर बैठे रब की है सर। अगर उसने आज आपको और मुझे बोलने की ताकत दी है और 4 लोग हमें सुनते हैं, ऊपर जाके इसका हिसाब होगा सर।
वो हमसे पूछेगा कि तुझे बोलना किसने सिखाया, तुझे ये जुमले बनाने, ये लफाजियां करनी, ये अल्फाज के ऊपर उतार चढ़ाव करने, तू कहाँ से लेके पैदा हुआ था, और ये इल्म तेरे पास कहाँ से आना था, तुझे समझ किसने दी है, तुझे ये ख्याल किसने दिया है कि तू ये कर। ना मैं था, तो मुझे हिसाब दे बेटा, मैंने तुझे ये सब कुछ दिया था, आई गेव यू दीज पावर्स, हाउ हैव यू यूज्ड देम। ठीक है सर, व्हाट वी डू नॉट रियलाइज हियर इज दैट ये सारा कुछ उदा ही है सर। सर बात ये ना, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कितने ही जजेस फोत होते हैं। कभी आपने, मैंने नहीं कहा ओहो ये फोत हो गए, ये क्या हुआ। दुख आपको हुआ हो कि यार यार इतना ये क्या हो जबरदस्त गया, आदमी चला गया, इतना बड़ा आदमी चला गया यार। और उनकी मैं टीवी पे खबर देख रहा था और मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि यार कभी उनसे मुलाकात करूं मैं। वाकई में सही मैं बात। और एक ऐसा बंदा जिसका मेरे से डायरेक्ट कोई ताल्लुक कोई नहीं, ताल्लुक वास्ता नहीं कभी हमारा। जिंदगी में ना मुझे उसकी अदालत में पेश होना था, हाँ, हाँ, ठीक है, और ना वो मेरी जिंदगी में कुछ ऐड कर सकता है, लेकिन वो सैकड़ों की जिंदगियां बदल रहा है वो शख्स। हाँ। तो ये एक तो है। मैं आपसे जरा दूसरे पहलू पे ले गया, नहीं, आपको लेके जाते हैं आपके सब्जेक्ट पे। जी जी सर। क्या देख रहे हैं आप, ये हमने, चले हमारी वाली को झड़प कहना है या जंग कहना, कह लीजिए पाकिस्तान इंडिया वाली, इजराइल वाला मामला, और फिर रशिया वाला, यूक्रेन वाला। तो दुनिया में आपको आगे भी कुछ जंगें नज़र आ रही? मुझे तो लग रहा था जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जंग होना बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी, लोग कहेंगे यार इससे बड़ा नुकसान होता है। दुनिया ने सीखा, यूरोप की हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री, इवन हम भी चलें कोशिश तो कर रहे हैं सीखने की। तो मुझे तो लगता था अब जंगें बड़ी मुश्किल से होंगी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं 2025 में भी जंगें हमारे सामने हो रही है, बल्कि हमने खुद की है। असल पर कोई बात यह है कि कहानी कुछ इस तरह से चल पड़ी है कि जो एक अफसोसनाक बात है, जैसा कि आपने कहा कि जैसे जैसे लोगों में तालीम बढ़ रही है, इदराक बढ़ रहा है, शऊर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ होना तो ये चाहिए था कि जो सोसाइटीज़ हैं वो इवॉल्व हों। और जब इवॉल्व होती हैं सोसाइटीज़, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू वॉर्स, यू डिसाइड कि यार वी आर अबव दीज थिंग्स, लेट्स रिजॉल्व आवर इश्यूज ऑन अ टेबल। क्योंकि कहा यह जाता है कि जो वॉर है इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी। आप वॉर्स करते हैं ताकि आप दोबारा निगोशिएटिंग टेबल पर आकर बात कर सकें। बात इधर ही खत्म होनी, बात यही खत्म होनी है। वॉर इज ओनली अ टूल टू प्रेशराइज पीपल सो दैट यू कैन हैव बेटर चिप्स व्हेन यू कम टू बार्गेन ऑन अ टेबल। लेकिन इसकी अफसोसनाक पहलू ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये लगता है, जो मैंने मुतालिया किया वो ये है कि असल में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ताकतवर हैं, जो हर सोसाइटी को चलाते हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो मीडिया को भी चलाते हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ को भी चलाते हैं, जो आपकी फाइनेंसेस को भी चलाते हैं। मुझे लगता है शायद उनका भला इसमें है कि लोगों को आप एक्सट्रीम व्यूज़ की तरफ रखें, आप इनको मॉडरेट व्यूज़ की तरफ ना रखें। लोग जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, लेकिन जब इस एक चीज़ की बात आए, चाहे वतन हो, चाहे इलाकाइयत हो, चाहे आपकी कोई एथनिक वो हो, या रिलीजन हो, या सेक्ट हो, कोई ऐसा किसी एक ट्रिगर पॉइंट इनका ऐसे रखो कि उस पे इनको प्रिक करे तो ये सारी चीज़ें नल एंड वाइड हो जाए और ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के ऊपर वो हो जाए, फोकस्ड हो जाए। और मेरा ख्याल है कि ये शायद बहुत सक्सेसफुली किया गया है और हो गया है। और सर हमारे साथ नहीं, ये पूरे वेस्ट में देखें वही आप मैं आज कह रहा देखें अमेरिका में, ठीक है, जिस तरह के वो कवानीन पास कर रहे हैं। कल जो कानून पास हुआ है, 5.5 करोड़ अमेरिकन वीजा होल्डर्स विल बी अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस एंड वेटिंग। वो कहते हैं हम कंटिन्यूसली आपको वेट करेंगे अगर हमने, अमेरिका ने आपको वीज़ा दिया हुआ है। आपने कोई एक सोशल मीडिया की पोस्ट गलत लगाई, आपसे कोई एक गलत काम हो गया, आप अपना ओवर स्टे कर गए वीज़े का, हम आपको फौरन आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, आपको डिपोर्ट कर देंगे। नहीं, जिन लोगों को अमेरिका यानी 5.5 करोड़ लोगों को वीजा दे चुका है, हाँ उनके ऊपर ये कह रहे हैं। हाँ जी, लेट्स से मैं वीजा होल्डर हूँ, जी, तो वो अगर मैंने कहीं पे कुछ भी कोई कमेंट किया है, हाँ और वो अमेरिका की खुद मुख्तारी सालमियत या या जो भी इंटरेस्ट, ये उन्होंने नहीं बताया कि वो सानू पसंद की नहीं आना, मतलब ये उस वक्त बस हम आपको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो उसके बाद वो आपका वीजा खत्म कर सकते हैं, और अगर आप वहां पर हैं तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये वैसे हमने सोचा था कि मैं जब यूएस गया, तो यूएस की जो कोर्ट है
उसके बाहर सीढ़ियों पे छुट्टी का दिन था, बंद थी वो। हाँ, हमने तो अपनी कोर्ट्स, मैं तो बतौर साफ़ी देख चुका हूँ, लेकिन पब्लिक ने शायद सुप्रीम कोर्ट इस तरह से ना देखी हो, क्योंकि इनको कोई जाने भी नहीं देगा वहाँ। हाँ, बिल्कुल तो सही। वहाँ पे लोग बैठ के म्यूजिक गिटार गिटार बजा बजा रहे हैं, हाँ, पास से कोई बंदा गुजर रहा है, वो अपनी मस्ती में है, ये वो। हाँ, हाँ, कोई किसी को नहीं कहता हो भाई तू सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे बैठ के गिटार बजा रहे हो। हाँ, उस दिन वो अदालत बंद है, दरवाजा ये वो, इधर हाँ, तो जंगले लगे हुए हैं ना, कोई जा ही नहीं सकता वहां तक। हाँ, तो मैंने कहा यार आज़ादी। फिर वो देखा कि एक बंदा है वो हाँ, ऊंची ऊंची गाता जा रहा है, और उसमें हाँ, जो वो गा रहा है हाँ, उसमें कुछ बेहुदा अल्फाज भी हैं। अच्छा, तो पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। हाँ, उसने कहा ओ मिस्टर, हाँ, इस तरह करके ना रोका, हाँ, जिस तरह हम इधर कहते हैं ओए इधर आ हाँ, गाल सुन। हाँ, तो उसने रुका, रुक के उसने कहा मेरा नाम ये है, तुमने मुझे इस तरह क्यों बुलाया, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, मेरा टाइम हाँ, क्यों ज़ाया कर रहे हो। ये बात क्या है कि 4 लोग थे। वो चला गया गाता हुआ, फिर दोबारा से वही गाता हुआ। मैं कह अच्छा, यार इतनी आज़ादी तो हमारे मुल्क में नहीं है। सोचे हमारे मुहाफ़िज वाले ये किसी को रोक लें नहीं और वो है, कहे भाई जा मेरा नाम तो की सदिया में ना। आई स्वेयर, तो इतनी आज़ादी वाले मुल्क में भी ये हो रहा है, तो ये हो बात रहा वही है, पॉइंट पे आ गई कि भाई सोसाइटीज़ ने लर्न ज़रूर किया, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट ऐसा रखा गया आपका कि आप जिसके ऊपर एक दूसरे से उलझ पड़े, एक दूसरे का गिरबान पकड़ लें। देखें, एक तो वहाँ पर कुछ लोग हैं, जिस तरह आई थिंक स्टीव बैनन है और एक स्टीफन, मुझे नाम उसका पूरा भूल रहा है। अब ये वो लोग हैं जो ट्रम्प के बहुत करीब हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का पहले भी हिस्सा रहे थे। एक अब नहीं है, दूसरा अभी भी है, स्टीफन मिलर है शायद कि क्या। अब इन लोगों की एक पॉलिसी है, इन लोगों की एक थ्योरी है, और वो थ्योरी ये है कि जो अमेरिका है ये सिर्फ सफ़ेद फार्म ईसाइयों के लिए है। हम्म, ठीक है सर। और इसके ऊपर 60% ऑफ रिपब्लिकन वोटर्स जो हैं वो इसको अग्री करते हैं और इसको मानते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ट्रम्प का एक बहुत बड़ा अपनी कैंपेन में एक ये बहुत बड़ा नुक्ता था कि मैं इमिग्रेंट्स को वापस भेजूंगा, वी विल टेक अमेरिका बैक, हम इनसे वापस लेंगे और वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो और जो इसी नाटक चीज़ ने था, उसको कामयाब करवाया। इसी ने क्योंकि कामयाब मैंने ये इलेक्शन कवर किए हैं यूएस वाले। हाँ, तो मैंने घरों के बाहर देखता था, एक तो होता है ना आपकी कैंपेन चल रही है, वहाँ हाँ, पे लगे होते हैं, हाँ, लोगों ने तस्वीर लगाई हुई थी ट्रम्प की, और दूसरी तरफ हाँ, मुझे इतनी वो जोशो खरोश वो नज़र नहीं आता था। हाँ, तो थोड़ी सी फील आती जिस तरह हमारे इंडिया में मोदी का कल्ट वाली। हाँ, मेरे यहाँ पे मेहमान आए हुए थे इंडिया से, तो मैंने उन्हें पूछा त्यारे गिरे हैं आपके, नुकसान हाँ, हुआ है वो। हाँ, तो कहते हैं इंडिया में तो एक बड़ी आबादी ये मानती नहीं कि हमारे को त्यारे हाँ, गिरे हैं। हाँ। मैं तो अक्सर बातचीत करता हूँ, आप यकीन करें वो नीचे आके लड़ने लग जाते हैं, आके कहते हैं तुम ये वो डिनाइल में है। वो डिनाइल में है, और हाँ, हर वो बात जो उनके अगेंस्ट जाती है उस पर ट्राई। हाँ, अच्छा ये बताएं कि ये हम कहते थे ये सुपर पावर है, ये अपना असला बेचने के लिए जंगें करवाते हैं। हम्म, अब देखा है वो जंगें बंद करवा रहे हैं, तो असल हाँ। है क्या, सच क्या है? देखिए सर, बात यह है कि एक थ्योरी है, वो थ्योरी कहलाती है थ्योरी ऑफ कंट्रोल्ड केओस। हम्म, ठीक है सर। तो जो लोग ऊपर बैठे होते हैं ना, वो एक कंट्रोल्ड केओस में ना उनका फायदा होता है। कंप्लीट अमन हो जाएगा ना तो भी मसला हो जाता है। वो खलील जिब्रान की एक कहानी है। वो कहता है कि एक सल्तनत थी और उसका बादशाह बहुत रहमदिल था, बहुत ईमानदार था, बहुत ही ज़ीरक था, समझदार था। और उसका वज़ीर था, वो भी बहुत समझदार था, और रियाया बहुत खुश थी। लोग तो कहते हैं कोई एक वहाँ आई, विच आई, कोई जादूगरनी चुड़ैल आई, उसने वहाँ पर जो उनका कुआं था ना, उसने उसमें कुछ मिला दिया। अब उससे हुआ ये, हालांकि लोग बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, कहते उसमें हुआ ये कि लोगों ने उसमें से जो पानी पीता था, उसका पानी और भी मीठा हो गया, खुशबूदार हो गया। जो पानी पीता था ना वो बागी बन जाता था। वो बादशाह और वज़ीर के खिलाफ बगावत करने लग जाता था, बोलना उनको बुरा भला बोलने लग जाता था। कहते होते होते एक वक्त ऐसा आया कि सारी की सारी रया ने पानी पी लिया, और तो और महल के जो लोग थे उन्होंने भी पी लिया, सिर्फ बादशाह और वज़ीर बचे। तो पूरी रात सोचते रहे। सुबह जाके उन्होंने भी कुएं से पानी पिया और हंसी खुशी रहने लग गए। प्रॉब्लम ये है कि एक कंट्रोल केओस जब होता है ना, तो उसमें एक ऊपर वाले का, जब सारे सुकून में आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर हर बंदे के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। कहते हैं छोटी मोटी केओस हो, उससे ये कि मामला ठीक चलते रहते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है और ये कंट्रोल नहीं रहेगी, या अनकंट्रोलेबल हो सकती है, हमारे लिए भी नुकसान भी हो हाँ, सकता और ये स्पाइरल करके हमें भी नुकसान करेगी, तो वो उस चीज़ को उतना ही रखते हैं।
अब मुझे नहीं पता कि वाकई में ये जंगें ये लोग खुद कराते हैं कि लोगों की आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन क्योंकि जो कितने सालों से हम ये सुनते हैं कि भाई अपना असला बेचने के लिए करते हैं। हाँ, और हो भी सकता है क्योंकि दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन बात यह है कि अब और इतनी चीज़ें हैं। आप देखते हैं कि इन जंगों की वजह से कितना नुकसान होता है, लॉजिस्टिक्स आपकी जो रूट्स हैं सप्लाई चेन के वो आपको ऑल्टर करने पड़ते हैं, करोड़ों अरबों का नुकसान उधर होता है। तो अगर आप इधर से कमा रहे हैं तो उधर उतना ही जा रहा है। तो आई डोंट नो कि कहानी क्या, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है, लेकिन ये कि उनको भी पता है कि एक हद से ज़्यादा अगर केओस होगी तो तो कुछ भी हो नुकसानदेह सकता होगा। है। तो आप दुनिया में नई मजीद जंगें देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ। जंगें तो अभी भी आप देखें तो ट्रंप ने कहा मैं आते सार पहले दिन यूक्रेन रशिया बंद करा दूंगा। वो पौने 200 दिन होने वाला है, नहीं करा अभी तक नहीं सका। हो सका। ठीक है, बात करते हैं। और वो उसने पुतिन को आप देख लें हाउ स्ट्रांग ही इज। चले अब मैं सवाल दोबारा से, हाँ, ये जो मुलाकात है ये कितनी हाँ। गैर मामूली मुलाकात है ट्रम्प की और पुतिन की? ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात गैर मामूली तो इस लिहाज से है कि ये वो अमेरिका जो रशिया का नाम नहीं लेता, अगर ये आप सोच भी नहीं सकते थे अगर ट्रंप की जगह कोई भी और प्रेसिडेंट होता कि वो मुलाकात ही करता। मुलाकात भी कर लेता। और वो इनकी टेरिटरी के ऊपर आके अलास्का में आके इनसे मिला है, बेस के ऊपर आके मिला है। मतलब दैट इज अ ह्यूज थिंग, ये छोटी बात नहीं है। आई थिंक ट्रंप हैज अग्रीड, वो पुतिन हैज अग्रीड टू दिस एंड ही हैज कम टू अलास्का बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल रिलेशनशिप्स विद ट्रंप। उनका एक बैकग्राउंड है और उसको पता है कि वो अगर आपने देखा हो कि जब बाद में ये ट्रंप की मुलाकात हुई है यूरोपियन लीडर से, तो एक हॉट माइक मोमेंट था जिसमें कि इसका ना माइक लगा रह गया ट्रंप का। तो ये मैक्रोन को बता रहा है, वो जो ये सारे यूरोपियन लीडर्स जब गए हुए थे वाइट हाउस में, तो उसको बता रहा है कि तुम यकीन नहीं करोगे, आई नो आई इट्स क्रेजी, लेकिन वो मेरी वजह से जंग बंद करना चाह रहा है कि यार तूने कह दिया तो मैं जंग तो ट्रंप साहब की तो खुश वाह फहमी वाह आपको वाह वाह। बता। तो इसमें से क्या बरामद होगा, यानी क्या आई थिंक देखिए ब्लैक सी तक जाना ही जाना है, वो तो आपको भूल जाएं कि अगर आपको क्रीमिया देगा या ये डॉनबास देगा, ये तो इम्पॉसिबल है। वो उसने अपने एरियाज होल्ड करने हैं, कुछ एरियाज हो सकता है ज़पोरिज़िया वगैरह ये छोड़ दे, और बाकी ये है कि इससे पीछे वो नहीं हटेगा और ये इनको भी पता है। और उसकी पोजीशन भी बेहतर है। पोजीशन भी बेहतर है वो, इसीलिए उसने तो जंग एक दिन भी आहिस्ता भी नहीं, कम भी नहीं की, रोज ही मारी जा रहा है। तो यार जब तक इट इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर तो वो तो ही तो नोज ये इट। दूसरी तरफ क्या करैक्टर है जो ये ज़ेलेंस्की है, यानी मार भी खा रहे हैं और जो भी जंग है वो अमेरिका यानी चलो नेटो कह लें, जो भी उनके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर इतना वो चीज उसके अंदर क्या है, वो देखा असल हमने। में ये जो ज़ेलेंस्की है ये बेसिकली तो आप पता है कमेडियन था, नाचने गाने वाला मस्खरा आदमी था। इसको एक यहूद, क्या नामी ओलिगार्क था यूक्रेन का, यहूदी, ठीक है, उसने इसको फंड किया, उसने इसको बनाया, उसने इसको सपोर्ट किया। ये उसका बगल बच्चा है, ये उसका जमूरा है, उसने इसको बनाया और ये फिर इवेंचुअली एक इस तरह की पोजीशन में आ गए। इसकी अपनी कोई से वे नहीं है, ये जो सारी बातचीत वगैरह करता भी है, ऑफ कोर्स तकलीफ तो है कि मेरा मुल्क आधा कट रहा है, वो तो जाहिर बात है और इसकी जिम्मेदारी भी है और हिस्ट्री में कहाँ जाएगा, लेकिन ये सारे का सारा वेस्ट का बच्चा है। ये वेस्ट को ये बड़ी तकलीफ है, उनको ये डर है कि अगर ये रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज की एक रिवायत पड़ गई तो फिर ये तो एक मॉडर्न दौर में आप देखें कितने मुल्क हैं जिनकी के बाउंड्रीज इस तरह ड्रॉ की गई हों। तो यूरोप का नक्शा बदल सकता है। हाँ, वो ये बदल रहा है ना, अब ये वो यूक्रेन को वो ले रहा है ये एरिया सारा, तो उनको ये है कि यार ये जो रीड्राइंग ऑफ मैप्स है, दिस इज़ अ वेरी 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 डिफिकल्ट एंड अ डेंजरस थिंग। तो वो उनको ये हजम नहीं हो रहा, लेकिन मसला ये है कि उनके अपने पास पल्ले कुछ नहीं है। यूरोप कितनी तो देर खड़ा रहेंगे इस हाँ, और सिचुएशन यूरोप में? खुद गोटे गोटे उसमें है, डेट्स में है। वो आप किसी भी मुल्क की इकोनॉमी उठा के देख लें, वो सारे के सारे फारिग है। आप कितनी देर और कितना सपोर्ट कर लेंगे आप यूक्रेन को? जो ऑन द अदर हैंड रशिया हैज, पुतिन हैज प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक। ये जो सारा इंडिया के साथ मसला चल रहा है, इंडिया इससे 0.1% तेल लेता था, ठीक है। ठीक है, इन्होंने तेल पे पाबंदी लगाई,
इंडिया ने इनसे 0.1% की बजाय 40% तेल लेना शुरू कर दिया। 40% कहाँ और 0.1 कहाँ? ये पाबंदी के बाद? जी, ठीक है। तेल पे पाबंदी थी, इन्होंने कहा जी हमारी ज़रूरियात है, हमारी आबादी बढ़ी है, हमें ज़रूरत है, उन्होंने लेना शुरू कर दिया। अब क्योंकि बाकी जगह पाबंदी थी, वो पर बैरल $15 से $20 सस्ता देता था। दूसरा, पैसे भी कहता था रुपयों में दे दो, डॉलर में ना दो। वाह। ठीक है। अंबानी ने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाई है। ये सारा तेल वहां आता था, वहां ये इसको रिफाइन करते थे, इसमें से पेट्रोल डीजल ये वो निकाल के, गैस निकाल के और वेस्ट को एक्सपोर्ट कर देते थे। $25 बिलियन बनाया इन्होंने। वाह 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 वाह, जबरदस्त। और ये इसकी वजह से वो सस्टेन कर गया। और उसकी इकोनॉमी आप रशिया की देखें, पिछले 3 साल से ऊपर जा रही है नीचे आने की बजाय। और ये किस तरह भेजते हैं, गोस्ट फ्लीट्स रखे हुए हैं, जिस तरह शिप्स जाती हैं, कंटेनर जाते हैं ना, गोस्ट फ्लीट्स हैं। वो छोटे मोटे मुल्कों के जहाज हैं, जिन्होंने ना ट्रैकर लगाए हुए हैं ना वो सैटेलाइट पे आते हैं। वो आते हैं, इनका सामान लेते हैं, लेके कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता समुद्र में किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं। उनके अपने तरीके हैं, वो एक ख़ास जगह पहुंचते हैं, दूसरी जगह से दूसरा आता है, वो उसमें कन्वर्ट करते हैं, वो सामान लेके आगे चला जाता है, मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। दिस इज हाउ ही हैज मैनेज्ड इट। इंडिया ने Brilliant. इतना जितना आपने बताया कि क्या कमाल पैसा बनाया है, कमाल पैसा बनाया, और दोनों मुल्कों को फायदा। दोनों मुल्कों को फायदा। तो ये जब टैरिफ वो लगाते जा रहे हैं, टाइट करते जा रहे हैं इंडिया को, तो इंडिया डट के खड़ा रहेगा या फिर पीछे कहीं घुटने टेकने पड़ेंगे, या इससे कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, इंडिया मेरा ख्याल है खड़ा रहेगा। अच्छा। इंडिया पहली बात तो ये है कि इंडियंस के अंदर ना एक ये बड़ी एक सेंस है कि यार हम कोई बच्चे नहीं हैं कि तुम हमें आके इस तरीके से गुफ्तगू करो हमारे साथ। हालांकि वो इतने बड़े भी नहीं है कि वो जितना बड़ा अपने आप को समझते हैं, हाँ, कुछ ज्यादा ही हद से हाँ, और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको आ गया कि पता नहीं हम क्या बन गए हैं, यू नो, कि हम पता नहीं वी आर सम गॉड्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, यू शुड गिव देम देयर ड्यू, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, दे हैव बिकम एन इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड बड़े उनके जो आईआईटी से लड़के निकले, सुंदर पिचाई आगे पीछे, उन्होंने जाके टेक वर्ल्ड में इनकलाब लाए, एंड दे वर लॉयल टू इंडिया, और उन्हें इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर बड़ा काम किया। जो काम हुआ है वो हुआ है, वो मानना चाहिए और उसकी अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर के आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को मैग्नीफाई करके खुद भी समझें और दूसरे को भी दिखाएं। जहाँ तक आपने किया है, अभी ये ग्लास है, ये ग्लास है, मैं अगर ये ग्लास अपने आप को जग समझना शुरू कर दे तो इस ग्लास की भी बेवकूफ़ी और मेरी भी है। मई में भी इनके साथ यही हुआ। असल में बात ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की पिछली 20 साल की दो ढाई दिहाइयों की जो सियासत है वो नफरत पे घूम रही है। मैं इस पे बार बार बात करता हूँ और इंडियन दोस्ती आके मुझे बड़ी गालियाँ देते हैं। बात यह है कि मैंने देखिए 80s 90s में मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैंने हिंदुस्तान वो देखा है जहाँ पर के इतना ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल होता था कि क्या बात है। हम हसरत से देखते थे इंडिया की तरफ, यार ये देखो कितनी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं लोग। यहाँ पर ज़िया साहब का दौर था, आप कुछ बोल नहीं सकते थे, हम इतने खुश होते थे, दूरदर्शन लगा के देखते थे एंटीने घुमा घुमा के कि यार ये क्या ज़बरदस्त, क्या क्रिएटिव लोग हैं, क्या ज़बरदस्त लोग हैं, ये देखो ज़रा कहाँ से कहाँ चले गए। और दुख होता था वो सारे का सारा हाईजैक हो गया। जो मैं आपको बता रहा था ना कि कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट रखें, उन्होंने वहाँ पर रिलीजन को ट्रिगर पॉइंट बना दिया। और पढ़े से पढ़ा लिखा बंदा जितना मर्जी कमाल किस्म का क्रिएटिव वो जब मजहब की बात आती है तो वो टोटली आप पे से बाहर हो जाता मैंने है। 22 देखे ना, अब इस जंग में ही देख लें। हाँ, मतलब मुझे ध्रुव राठी और इन लोगों से जब मैंने देखा कि ये लोग भी यार फैक्ट्स के इधर उधर जा रहे हैं, आप सोचिए जिनसे कभी तवक्को नहीं थी। किसी एक बंदे में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कहता कि जो पहलगाम था ना वो फॉल्स फ्लैग था। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, नॉट इवन राहुल गांधी इन देयर लोकसभा, ही वाज अनेबल टू एडमिट दिस कि यार ये जो हुआ है ना ये फॉल्स फ्लैग था। उसने ये जरूर कहा है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, जो तुमने जंग की वो अपनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के लिए की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इसका जो कॉज था वो भी तुमने इसीलिए क्रिएट किया, वो भी गलत था, वो भी गलत था। पूरी दुनिया कहना शुरू, पूरी दुनिया कहती है। तो वो आप कह रहे हैं कि ये इंडिया भी बदल गया इस सोच के पीछे, वही जो पॉइंट वाली बात है। तो हमारे साथ तो ये हो ही रहा था। इनको भी ऊपर जाते जाते वही उस तरफ लगा दिया, लड़ गई है। हाँ, ये बताइए कि अब पाकिस्तान जो है, कहा जा रहा है जी बड़े चाइना के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात, हमने उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वो उन्होंने भी ग्रो किया, हमने भी ग्रो किया,
और फिर अब फील्ड मार्शल की मुलाकात ट्रम्प के साथ और लंबी मुलाकात, ये भी गैर मामूली इस तरह होता नहीं है। तो क्या अब ये बैलेंस किस तरह से रखा जाता है? क्या अमेरिका को हमारे चाइना से बहुत ही इतने गहरे ताल्लुकात बिल्कुल सूट करते हैं, और हमें ये दोनों हम किस तरह से बैलेंस रखते हैं ये सारा? तो वही पहली बात तो ये है कि ना इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर आर नो फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। सिर्फ आपके मफादात होते हैं आपके जिसके साथ। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, इट इज़ एक आप समझ लें कि मल्टी डायमेंशनल किस्म की ना ये गेम है, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स में या इंटरनेशनल अफेयर्स में किसी एक जगह पर, किसी एक इशू के ऊपर, किसी एक डायमेंशन में मैं और आप दोनों भाई होंगे और हम कहेंगे कि ये जो चीज़ है ना, ये हम दो जिस्म एक काले में ये तुसी करके बखाओ इसी पर आए गए। और हो सकता है किसी दूसरे इशू के ऊपर मैं आपकी जड़ें काट के आपको मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इतना डिफिकल्ट गेम है ये। इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। इट इज़ नॉट एज सिंपल एज 2 + 2 4। इसमें कोई जज्बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। और फायदा बात यह है सर कि ये जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ना तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि हमारे इन सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ना इस बात पे दुख करना चाहिए कि हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। वी शुड ऑलवेज बी लुकिंग आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट, विच इंडियंस डू वेरी परफेक्टली। आप देखें उन्होंने पैसे कमाए हैं इसमें से। अभी भी वो आप देख लीजिएगा, आपने सवाल पूछा था, दे विल नॉट बकल डाउन, दे विल वेट। अगर उनको 3 साल इंतजार भी करना पड़ता है ना ट्रंप के जाने का, वो 3 साल इंतजार कर लेंगे। वो मार खा लेंगे, कुट खा लेंगे। उनको पता चल गया कि अब हम कॉर्नर में आ गए हैं और सामने जो है ना वो रॉकी, और उसने हमें पेंजल वो कर रहा है। हाँ, और उसने हमें लगाना है और हमने 3 साल अब ये कुट खानी है, हम खा लेंगे। लेकिन 3 साल के बाद क्या हो सकता है, जेडी वैंस आ जाए, उन्होंने जवाई है सर, मगर फिर हालात बदलेंगे। कोई बात नहीं, ये 3 साल कॉर्नर में बैठ के कोई भी आएगा तो हालात बदल कोई भी आएगा तो हालात बदल जाएंगे। तो वो और अगर हमारे लिए इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अपना हाउस है ना वो इन ऑर्डर करें। आप अपनी इंडस्ट्री सीधी करें, आप अपनी इकोनॉमी सीधी करें, आप अपने मसाइल का हल ढूंढें एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस थिक सूप दैट यू आर इन। क्योंकि हम जितना मर्जी बोलते रहे, देखिए यू एंड मी, वी नो इट बेटर देन प्रोबेबली अदर्स कि यार सब कुछ, एवरीथिंग नीड्स टू बी पुल्ड अप। अगर हम जिस स्टेट में हैं, जिस जगह पर हैं, हम इसी जगह पर रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, हमने एक जंग जीत दी है, अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा करम है। मैं हमेशा कहता हूँ इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह ने हमें वो इज़्ज़त दी है और उसकी वजह से लोगों में, दुनिया में बड़ी इज़्ज़त है। लोगों ने एकदम से पहचाना है, जिन्हें पाकिस्तान को टोटली राइट ऑफ कर दिया हुआ था, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये भाई ऐसी गल नहीं है, आपके अरब मुल्क ये वो आपने देखा नहीं था, इनके वीज़े बंद कर दो ये वो। उसके 15 दिन बाद, क्या 5 दिन के बाद ही उन्होंने वीज़े खोल दिए थे। उन्होंने कहा भाईजान इस तरह नहीं है, असी ते माड़ा समझी बैठे सी कि ते मुक गए ने। हाँ, कहानी इन्नी नहीं है। देखें ना सर, आप देखें, ये मैं आपको बता, कोई परमानेंट भाई नहीं है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है। देखा कि कौन तगड़ा हो रहा है, हाँ, उसके साथ खड़े हो गए। और इस तरह अमेरिका वगैरह में, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी है मोदी की, he did not need to be doing something like this। आप तरक्की कर रहे थे, ठीक जा रहा था सर। बात आप छोड़ें, मैं कह रहा हूँ इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहा था ना, अगर वो पाकिस्तान के साथ बैठकर कहता है यार बात ये है, अभी चाइना के साथ भी तो यही कर रहे हैं, जो उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये कहते हैं यार उस पर हम बात नहीं करेंगे, हम बाकी चीज़ें कर लेंगे। अगर उधर तुम बात कर सकते हो, उन्होंने तुम्हारी टेरिटरी काबू की है 62 में यार, ठीक है, तो तुम पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं कर सकते थे? इतनी बड़ी स्टुपिडिटी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये बैठ के बात करते, ये पूरे का पूरा रीजन, क्योंकि आप देखेंगे ना दुनिया में पूरे इलाके तरक्की करते हैं, रीजन्स तरक्की करते हैं। फार ईस्ट एशिया को देख लें, आप यूरोप को देख लें, आप जहाँ देखेंगे रीजन। यानी ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान अकेला तरक्की कर रहा हो और उसके इर्द गिर्द, हाँ, अब साथ चाइना भी करेगा, ईरान भी करेगा, आपको हर किसी, अफगानिस्तान करेगा, आपको साथ लेके चलना पड़ता है। और इंडिया के पास बड़ा परफेक्ट मौका था, बड़ा भाई था, इतनी बड़ी इकोनॉमी थी, इतने डाइवर्स वो था। दे कुड हैव टेकन दैट रोल कि वो पेट्रनाइज करते सारों को, लेकिन दे डिड नॉट। क्यों? उसकी रीजन भी है। रीजन ये है कि बीजेपी जो है ना, उसकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है ना, वो हेट्रेड में है। उनका फायदा इसी में, उनका एंटी मुस्लिम वोट है, उन्होंने एंटी पाकिस्तान वोट है। जब तक वो रिटोरिक नहीं होगा वो हार जाएंगे।
और वो हार जाएंगे तो उनकी तरफ से खड्डे में गया इंडिया। उनको तो सिर्फ ये है कि हमें ताकत में रहना है, हमें सत्ता में रहना है, हमने यहाँ पर बैठना है, हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है। आई थिंक दे हैव मिस्ड अ ट्रिक। ये फ़लस्तीन और इसराइल है, इसमें आपको लगता है कि ये सेटल हो जाएगा, परमानेंट इशू ये नहीं होगा? अभी अपेरेंटली तो मुझे लगता है कि ये जो इसराइल का मूड है ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि इसको सेटल करेंगे। वो सेटल यही होगा कि फिर अब सारे फ़लस्तीनियों को निकाल के बाहर फेंक देंगे और इस पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि इस तरफ बात चली जाएगी? बात इस तरफ को जाएगी। उस तरह की सेटलमेंट टू स्टेट सोल्यूशन नहीं हो सकेगा, मुझे नहीं लगता। एक तो ये कि पैलेस्टीनियन भी जो इनकी, देखिए पैलेस्टीनियंस की अपनी एक पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, ठीक है, जो पीएलओ से शुरू होती है और यहाँ तक आती है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तक आती है, हमास बन जाती है। बात यह है कि वो खुद लॉयल नहीं है, मुझे ये लगता है। वो खुद ये चाहते ही नहीं है कि उनके लोग, उनकी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। अब वो जो अब्बास है वो भी नहीं हिलता, 80 साल का बंदा हो गया है, बूढ़ा आदमी है, वो ना वो छोड़ता है। हमास वाले अपने टुक टक लगाई रखते हैं। अभी जाके, अब ये जो इन्होंने किया, इसकी क्या तुकबंदी थी कि तुमने जाके उनके ऊपर हमला कर दिया, वो लोग उठा लिए, उनके बंदे मार दिए, उसके बाद तुम्हारे लाखों बंदे मरते रहे, तुम कहाँ थे? तुमने वो किया क्यों अगर तुम इनको डिफेंड नहीं कर सकते थे? जंग छेड़ी क्यों? मतलब सोचने वाली बात है। सवाल है सरदार जी, उड़ना आंदा जे, नहीं आता उड़ना तो फिर क्यों आपने ये पंगा लिया और आपने अपने लोगों को जलील करवाया? और फिर देयर आर कंस्पिरेसी थ्योरीज के जनाब ये इनको वो फंड भी करते रहे, शायद नेतन्याहू साहब, इनको हमास को कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। फ़लस्तीन कॉज को तो नुकसान पहुंचा है। फिर एक लड़का है बरगूती के नाम से, अच्छा, वो एक लीडर है इनका पैलेस्टीनियंस का, वो 2 स्टेट की बात करता है। वो कहते हैं यार 2 स्टेट्स बना लो, ये वो। उसको इन्होंने पता नहीं दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में इजराइलियों ने कैद किया हुआ है, क्योंकि वो दोनों मुल्कों के फ़ायदे की बात करता है और इसराइल वो अमन की बात करता है, वो अमन चाहते नहीं है। तो आई बिलीव, और पैलेस्टीनियंस कोई, और आप देख लें पूरी दुनिया में लोग मानने की बात करते हैं कि हम पैलेस्टीनियंस को मानेंगे, हम पैलेस्टीनियन स्टेट को मानते हैं, जो इसराइल कर रहा है वो बहुत बुरा कर रहा है। यूरोपियंस कह रहे हैं, यूरोपियंस कह कोई रहे ना कोई हैं, मुल्क मान स्पेनिश लेता कह है। रहे हैं, नॉर्वेजियंस कह रहे हैं, कनेडियंस कह रहे हैं, आपके ब्रिटिशर्स कह रहे हैं, एवरीबडी इज सेइंग दिस। लेकिन उनके कहने से ना इसराइल पे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। नोइंग इसराइलीज द वे दे आर, वो एक अपनी किसी उसमें है, जिस तरह आप इंडियंस की बात कर रहे हैं, वो इंडियंस के भी दादा जान है। They refuse to listen to any logic that is against what they think is right. As simple as that. लेकिन मुकदमे में कौन ठीक है? मुकदमे में तो जाहिर बात है फलस्तीनी ठीक है, तो इसमें बात तो ये कोई है कि फिर शक ही नहीं है। इसका फिर क्या हल है? ये अब आपने कहा ना कि जंग छेड़, अगर वो चुप करके ही बैठे रहे तो मार पड़ेगी। देखिए, एक चीज ये होती है कि आपने ना अगले को दीवार के साथ लगाया हुआ है, लेकिन आप उसको ना खत्म नहीं कर रहे। वो एक छोटी सी स्पेस तो थी ना, वो वेस्ट बैंक और गजा तो था ना, इतनी सी जगह तो उनके पास थी ना। देखें ना, तो उनके अंदर वो बेचारे सिविलियंस जो हैं गजा के, फ़लस्तीनी जो वेस्ट बैंक के, गजा के, उनमें उनके पास ना फौज है, ना उनके पास इतनी ताकत है कि वो इनसे लड़ सकें, ना किसी और मुसलमान मुल्क के अंदर इतनी ताकत है कि या वो किसी आके बयान तो देते हैं लेकिन आगे खड़ा कोई नहीं कोई होता। उनके साथ नहीं होता, ना ही किसी और ऐसे वेस्टर्न मुल्क में। चले मुसलमान को छोड़ें, इंसानियत के तौर पे जिस तरह अभी ये सारे लोग कह रहे हैं हम फ़लस्तीनियन स्टेट को मानते हैं, मुझे ये लगता है कि प्रॉबली जो इसका सोल्यूशन फ्यूचर आपको लगेगा ना, वो ये होगा कि ये कहेंगे कि यार ये टेरिटरी जो ट्रंप ने कहा था ना कि वो शायद इसको रिवियरा तो नहीं बनाएगा, लेकिन पैलेस्टीनियंस को दे विल ट्रेड ऑफ, कि हम तुम्हें ना इधर ला के आबाद कर देते हैं, जिस तरह इसराइलियों को इधर ला के आबाद किया था, तुम्हें इधर ला के आबाद कर देते हैं, तुम्हें ये ज़मीन दे देते हैं, ये टुकड़ा दे देते हैं, किसी भी जगह पर अफ्रीका में दे देंगे, मिडल ईस्ट में कहीं, सऊदी अरब में, आगे पीछे किसी भी जगह पर उन्हें कह सकते हैं यार ये तुम्हारा खित्ता है, तुम इधर बैठ के रह लो, अपनी ज़िंदगी गुजार लो। Maybe they do something like that. I don't know. शायद इस तरह की कोई कहानी, मुझे लगता है इन फ्यूचर, क्योंकि इसराइल नहीं छोड़ेगा। वो इतने, मैं क्या वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, दे आर वेरी, वो नहीं सुनने वाले, बस वो इतने। अमेरिका में इतने बड़े, वेस्ट में इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, ये उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। असल में सर बात यह है कि देखें, अमेरिका जो है ना, उधर इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबीज़ हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग प्रो इसराइल लॉबीज़ हैं कि आपकी सोच है,
अभी ये न्यूयॉर्क का मेयरल इलेक्शन हो रहा है, ममदानी खड़ा हुआ है जी। उधर, ठीक है। अब आप सोचें कि उसके साथ कितने बड़े बड़े पुराने सही घाक किस्म के सारे पॉलिटिशियंस थे। जब डिबेट हो रही थी तो क्वेश्चन थ्रो किया उसने कि सबसे पहले कहाँ जाओगे जीतने के बाद? न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन है। सब ने कहा वील गो टू द होली लैंड, वील गो टू द होली लैंड, वील गो टू द होली लैंड। व्हाई? बिकॉज दे आर सो स्केर्ड ऑफ ज्यूज। और ज्यूज भी नहीं है, ज्यूज सारे जायनिस्ट नहीं है, दीज आर द जायनिस्ट जो इसराइली हैं, दे आर जायनिस्ट, दे आर नॉट ज्यूज। ज्यूज तो आर इतना इतना जबरदस्त उनका बहुत तसल्लुत होल्ड है। कैसे कि यानी अमेरिकी सदारती उम्मीदवार भी इन लोगों से मिलते हैं, हाँ। इनकी सपोर्ट इतना कैसे होल्ड है? यानी मतलब देखा जाए सर तो दिस इज इसराइल कितना को बड़ा है। नहीं, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ इजराइल, हाँ। it is a matter of the kind of people who believe in this theory of Zionism and believing in this theory that we are the chosen people, we are a superior race and we deserve to rule the world. वो लोग आम लोग नहीं हैं, वो लोग हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया की पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। शायद वो आपके सामने नहीं आते, कुछ पीछे से कुछ आगे से, वो बहुत स्ट्रांग लोग हैं और वो इफेक्ट करते हैं सारी पॉलिसीज को, वो पूरी इफेक्ट दुनिया को वो पूरी दुनिया को करते नहीं, हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो यहाँ तक पहुंचे कैसे? यानी एक तो ये है ना कि थ्योरी है जी, हमें हाँ चुन लिया गया, हम वो हैं, हमारे पास हाँ वो ताकत है, ये वो। आखिर इसके पीछे कितने ही सालों की मेहनत, हाँ चीजें क्या, हाँ। किस तरह से चीजें चली होंगी? इसके पीछे असल में ये एक बड़ा प्लान्ड आउट सेंचुरीज का काम, जैसे आप रॉथस्चाइल्ड्स की बात करें, रॉथस्चाइल्ड्स आर बेसिकली जर्मन्स, राइट। ये मेरे ख्याल 4 भाई थे और फिर इन 4 भाइयों को इनके बाप ने कहा कि तुम लोग जाओ और यूरोप के 4 मुल्कों में जाके 4 बैंक्स बना लो। एक ने इटली में बनाया, एक ने फ्रांस ने बनाया, एक ने जर्मनी में बनाया, एक ने यूके में बनाया। फिर ये ग्रो करते गए और फिर एक जो यूके वाला है वो बन गया, फिर इतना स्ट्रांग हो गया कि किसी ज़माने में गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड जो ये है वो इससे कर्जा लेती थी, ठीक है। और आपको पता है जो बेल्फोर डिक्लेरेशन हुई थी, वो डिक्लेरेशन जो थी, जो लॉर्ड बेल्फोर ने की थी, वो बेल्फोर ने वो डिक्लेरेशन टू द रॉथस्चाइल्ड की थी, उसको लिख के दिया था सन 1920 में। ये पता नहीं, हाँ अच्छा। मेरे साल एग्जैक्टली याद नहीं है कि जनाब 28 था कि मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि जनाब हाँ ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गई है, सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हुए तो उन्होंने कहा जी आपस में एरियाज बांट लिए, ये वाला जो है ये फ्रेंच देखेंगे, ये वाला यूके देखेगा, ये वाला फलाना देखेगा। उन्होंने एरियाज अपने डिवाइड कर लिए। अब ये जो एरिया फ़लस्तीन था ये इनके अंडर आ गया, यूके के, ब्रिटेन के अंडर आ गया, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के। इन्होंने उसको लेटर लिख के दिया कि हाँ जी हम इस एरिया के अंदर ज्यूज के लिए एक होमलैंड बनाएंगे। बेल्फोर डिक्लेरेशन 1920s की है, ठीक है। अब वो रॉथस्चाइल्ड को, उसने, रॉथस्चाइल्ड क्या लगता था? रॉथस्चाइल्ड इसलिए कि ही वाज अ स्ट्रांग मैन, ही वाज कंट्रोलिंग द इकोनॉमी, पैसा। और ये तो एक चीज़ है, आप अभी भी जाके आप कितने पढ़े लिखे लोग हैं, आप जो पीपल हु मैटर, द पॉलिसी मेकर्स, दे आर ज्यूज एंड दे आर प्रो इजराइल। ज्यूज तो चले, मैं रिलीजन को बीच में नहीं लाता, लेकिन एक जायनिस्ट की एक थिंकिंग है और बहुत से क्रिश्चियंस हैं जो जायनिस्ट हैं, जो ये समझते हैं कि अगर सफल होना है तो हमें इनकी इसराइल की अतात करनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रेटर इसराइल बनेगा, ये ऊपर चढ़ेंगे तो बस तभी मुक्ति मिलेगी, तभी दुनिया जो है ना वो किसी एक ऐसे लेवल पर पहुंचेगी कि सब कुछ हो तो आपको लगता है कि ग्रेटर इसराइल को बहुत करीब है या नहीं होगा? क्या आसार क्या है? मुझे पहले तो लगता था शायद हम अपनी ज़िंदगी में ये ना देख पाएँ वक्त, लेकिन अभी मुझे लगता है शायद हम देख लें, अच्छा। क्योंकि आपको पता नहीं चलता। कभी कभी आप उठते हैं सुबह, देखिए वो जो इशारे हैं ना वो सारे उस तरफ को जा रहे हैं, आपको नज़र आता है। पिछले हफ्ते उनका जो मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स था कि कौन था, वो मस्जिद अक्सा पे गया है, जाके वहाँ पर उसने इबादत की है। फिर रेड हाइफर उन्होंने वहाँ से 5 गायें अमेरिका से मंगवाई और उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। सुर्ख गाय की कुर्बानी, हिस्ट्री में 10 कुर्बानियाँ हैं जो हुई हैं, ये 10वीं होगी, इससे पहले 9 हुई हैं। हर बड़े काम से पहले वो एक
सुर्ख गाय कुर्बान करते हैं जिसमें कि कोई एक बाल भी सफ़ेद या काला नहीं होता, सिर्फ सारा वो जो भूरी नहीं यहाँ पर जी सुर्ख जी जी सुर्ख उस तरह की गाय है, अच्छा उन्हें वहां से मंगाई है। अब ये हर चीज़ वो जो इकट्ठी कर रहे हैं वो सारी की सारी इस तरफ को लेके जा रही है कि हमने ये अपना टेम्पल दोबारा बिल्ड करना है, हमने ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना है। उनकी एक थ्योरी है और वो उसके ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं। हम पहले तो इसको मैं सारी जिंदगी समझता रहा ये ऐसी लोगों ने ना मिथ्स बनाई बनाई हुई है, है। कहानियां बनाई है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन व्हाट आई एम सीइंग इज दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स इट नाउ। आई कैन सी कि ये तो रास्ते पे चल पड़े लोग, तो शायद हो जाए, यू नेवर नो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? उफ, बहुत मुश्किल लेकिन आपने अब 50 प्लस है, अब आपने देखी दुनिया, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा, इधर भी देखा, लिटरेचर भी पढ़ा, दुनिया भी देखी। मेरा ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि हम लोग खुद पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ हम खुद वी आर नॉट लॉयल टू पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ द पीपल, बाय अस आई मीन पीपल हु मेजॉरिटी एंड यू नो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो जाए, बाकी लोग हो जाए, पॉलिसी मेकर्स हो जाएं, वी विल गिव इन वेरी इजीली। मतलब कोई बात करे अगर कि यार ये तुम्हें पैसे दे देता हूँ, अच्छा ये काम कर दो, इससे पाकिस्तान का नुकसान है, यहाँ पर लोग पैसे पकड़ लेंगे। लोग पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड लेते हैं यहाँ पर। मेरा ख्याल है लोग समझते हैं कि बस ये ठीक है यार, जिस तरह लोग अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड लेते रहे कि और बस ठीक है, माँ बाप को लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको वो कर देते हैं। मुझे लगता है हालांकि सारा कुछ उनके फैज से हो रहा होता है। ये मुल्क जो है ना, मुझे लगता है लोगों ने इसके साथ बड़ी ज्यादती की है। सर ये क्या चीज़ है आज़ादी, ये तो बंदे को तब पता चलता है जब बंदे के पास मुल्क नहीं होता। आप सोचें आपके सर पे छत ना रहे, आपके पास कोई घर ना हो, कोई शनाख्त ना हो, कोई शनाख्त ना हो आपकी, दुनिया में आप क्या बताएंगे मैं क्या कौन हूँ? बताएंगे मैं कौन हूँ। और दुनिया तो अब जिस तरीके से बट रही है, आप किसी और मुल्क में जाके रहेंगे लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मूवी है द टर्मिनल, हाँ, तो उसमें वो वो एक जो वक्त ऐसा आता है कि उसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी नहीं वो है। कहते हैं ना तुम बाहर जा सकते हो अमेरिका, हाँ, ना ना तुम तुम वापस जा सकते हो। वो उसी एयरपोर्ट के टर्मिनल हाँ, का वो रह हो जाता जाता है। है। तो मैं सोचता हूँ वाकई यार कि अगर बंदा हाँ, यही ना हो तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान है तो हम हमारी हमारी, हैसियत है, हम हाँ एंकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, बिल्कुल ब्यूरोक्रेट हैं, सियासतदान हैं। देखिए सर, अगर मैं आपके साथ सिंसियर हूँ, हम्म, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश ये करूँगा कि यार फरूख भाई को नुकसान ना हो, आपका फ़ायदा हो। ठीक है, सिंसियर आदमी तो यही होता है। यहाँ पर कितने लोग हैं जो ये ख्याल भी करते हैं कि यार पाकिस्तान का इसमें नुकसान हो रहा है, काम नहीं करना चाहिए। बहुत कम, बहुत कम। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा यही है, अगर बाकी सारे जब आप पाकिस्तान से मुखलिस हो जाएंगे ना, हम्म, आप इसके वफादार हो जाएंगे सही मानों में, तो फिर आप कोई ऐसा फैसला ना करेंगे, ना होने देंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ होगा। चाहे वो सियासी हो, चाहे वो माशी हो, चाहे वो तालीमी हो, चाहे वो सेहत का हो। फिर आप हर टेक्नोलॉजी का हो, आप हर वो फैसला करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। When you become loyal to पाकिस्तान, असबाब अल्लाह पैदा कर देता है। आपने जिंदगी में मुश्किलात भी देखी हैं, आसानियां भी देखी हैं, सब कुछ देखा है। आखिरी सवाल है, जिंदगी का निचोड़ क्या है? आपने क्या सीखा जिंदगी से? सर जिंदगी का निचोड़ ये है कि 10 दफा गिरो और 11 दफा खड़े हो। यू हैव टू बी अ फाइटर। और अपना रास्ता जो है ना, जो अपना कंपस है ना, वो जो आपका नॉर्थ है ना, जो आपका कैरेक्टर नॉर्थ है, वो आपका ऊपर अल्लाह ताला की तरफ ज़रूर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए एक तो सही गलत का डायरेक्शन, और 10 दफ़ा गिरो तो 11 दफ़ा उठो। आपने फाइट करनी है और चलते जाना है। और जो सही चीज़ है, अगर हाथ से रोक सकते हो रोक लो, नहीं कर सकते ज़ुबान से रोक लो, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में ज़रूर बुरा जानो, ताकि ज़मीर पूरा मुर्दा ना हो। सो ट्राई टू स्टे ऑन द राइट पाथ एंड कीप फाइटिंग योर वे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। सर थैंक यू वेरी मच।